हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम हैं ISMW एक्ट के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में मैंने आपको पहले तो बेसिक समझाया था, देन मैंने आपको सेक्शन 2 यानी डेफिनेशंस और भी बहुत कुछ उसमें बताया था, और मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए थे आपको कमेंट करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग चलेंगे, जिसमें हम पार्ट 2 में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एक्ट का पूरा नाम है द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979 ISMW एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। दोस्तों, ये एक्ट को अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखें, तभी आप पार्ट 2 में कंटिन्यू करें। सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 एंड 4 जहाँ पे बताते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होते हैं, अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होते हैं वो मैंने पार्ट 1 में अच्छे से आपको समझाया है। यानी हर फैक्ट्री के जो ओनर होते हैं, ठीक है, सुपरवाइज़र, जो ऑक्यूपायर, फैक्ट्री के जो मेन पर्सन होते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, वो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास जाएंगे और एप्लीकेशन करेंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए, किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन के लिए, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन का रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रूल है, कब ये लॉ एप्लीकेबल होगा, ये मैंने पार्ट 1 में बताया है। अगर आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ़ वर्कमैन होने पे ये एक्ट एप्लीकेबल होता है तो फटाफट मुझे कमेंट में बताइए। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास जाएगा फॉर एप्लीकेशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, कि मेरा जो इस्टेब्लिशमेंट है, मेरा जो काम का जगह है, उसको आप रजिस्टर्ड कर दीजिए। रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। मैंने रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को RO करके शॉर्ट में लिखा है। RO विद इन 1 मंथ। अब क्या होगा कि रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास इसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का एक एप्लीकेशन आया कि आप मेरे इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर्ड करिए। अब 1 मंथ के अंदर में रजिस्ट्रिंग ऑफिसर क्या करेगा, पूरी तरीके से इंस्पेक्शन करेगा उसके इस्टेब्लिशमेंट का कि सही में ऐसा है कि नहीं। इसको जो जो पॉइंट देखना है अपनी तरफ से सब देखेंगे। देन का एप्लीकेशन उनको इनकम्प्लीट लगता है तो वो बुलाएंगे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, पूरी बात उनकी सुनेंगे, और अगर उनको तब भी लगता है तो वो कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर उनको ये लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है इंस्पेक्शन करने के बाद, तो विद इन 15 डेज गिव सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को 15 दिन के अंदर में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कैन नॉट एम्प्लॉय माइग्रेंट वर्कर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर तब तक माइग्रेंट वर्कर को एम्प्लॉय नहीं रख सकता जब तक उसे रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाए। सेक्शन 6 इसके बारे में बात करता है। मतलब अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर चाहे कि चलो सर्टिफिकेट तो अभी प्रोसेस में है या नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल इलीगल होगा। जब तक सर्टिफिकेट नहीं आ जाए तब तक वो माइग्रेंट वर्कर से काम नहीं करवा सकता। ये था सेक्शन 3 एंड 4 में। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अब सेक्शन 8 एंड 9। ठीक है, 8, 9, 10 हम इसमें सब कवर करेंगे। इसमें ये लाइसेंस ऑफिसर के बारे में बात करता है और लाइसेंस मिलेगा उसके बारे में बात करता है। लाइसेंस इंक्लूड्स टर्म्स एंड कंडीशन लाइक। एक लाइसेंस मिलेगा, उस लाइसेंस किसको मिलेगा, एस्टैब्लिशमेंट को मिलेगा। वो लाइसेंस में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, वर्कमैन रिक्रूटमेंट, कौन कौन से वर्कर्स जो हैं वहाँ काम कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन पेबल, कितने रेम्यूनरेशन, कितने फीस में, वेजेस में वो वर्कर काम कर रहे हैं, आवर्स ऑफ वर्क, कितने घंटे वो मजदूर काम कर रहे हैं, फ़ी फॉर लाइसेंस डिपेंड अपॉन क्वांटिटी, और लाइसेंस का जो फ़ी होगा वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। कितने वर्कर को आप काम पे रख रहे हो या उन्हें कितना वेजेस दे रहे हो, उस हिसाब से लाइसेंस का फ़ी डिसाइड किया जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे फ़ीस नहीं बताया है। ठीक है, अब लाइसेंस ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा, तो जो इस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल के अंदर है वहाँ पे लाइसेंस ऑफिसर सेंट्रल अपॉइंट करेगा, और जो लाइसेंस ऑफिसर जो इस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है, अब ये इस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, अगर आपको ये नया चीज़ लग रहा है तो आप पार्ट 1 देखिए, आपको इस्टेब्लिशमेंट से समझ में आएगा। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसका इस्टेब्लिशमेंट है, उस हिसाब से लाइसेंस ऑफिसर अपॉइंट होगा। अपॉइंट कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ओके, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। लाइसेंस कंटेन, लाइसेंस में और क्या क्या चीज़ें होंगी, लोकेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट किस जगह पे है, नेचर ऑफ प्रोसेस ऑफ वर्क, वो जो वर्क हो रहा है वो किस टाइप का वर्क है, ये सब कुछ लाइसेंस में लिखा होगा।
लाइसेंस में बी रिन्यूड टाइम टू टाइम विथ फीस, और लाइसेंस ऐसा नहीं है एक बार मिल गया तो वो ज़िंदगी भर के लिए सेट है, ऐसा नहीं है। लाइसेंस को टाइम टू टाइम रिन्यू कराना पड़ेगा विथ जो सर्टेन फ़ी होगा उसको देके। लाइसेंस होल्डर इफ़ फेल्ड टू फॉलो रूल्स, अगर लाइसेंस होल्डर जो भी रूल बताया गया है, लाइसेंस ऑफिसर ने बताया है कि आपको इस तरीके से ये फॉलो करना पड़ेगा, जैसे सपोज आपने लोकेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट गलत डाल दिया, ऐसा कुछ किया, इफ़ फेल्ड टू फॉलो रूल, अगर लाइसेंस के हिसाब से आपने रूल फॉलो नहीं किया, लाइसेंस में भी रिवोक, लाइसेंस टूट जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, और इसके लिए पेनल्टी भी लगेगी, जो कि मैं आगे अब आपको जो पेनल्टी सेक्शन बताऊंगी उसमें कवर कराऊंगी। सो लाइसेंस में भी रिवोक बाय ऑफिसर लाइसेंस को रद्द कर देगा, और लाइसेंस रद्द होने से क्या होगा, आप ISMW नहीं कर सकते। सो ये सेक्शन 10 में बात की गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 11, जो कि बात करता है एनी पर्सन अपील विद इन 30 डेज। अब सपोज किसी का लाइसेंस रद्द हो गया या कोई भी और भी प्रॉब्लम है, तो कोई भी पर्सन अपील कर सकता है अपीलेट ऑफिसर को विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर, जिस दिन से लाइसेंस रिवोक हुआ है उसके 30 दिन के अंदर में अपीलेट ऑफिसर को जाकर अपील करेगा, तो अपीलेट ऑफिसर फिर उसका कुछ रास्ता निकालेंगे। और अगर सपोज़ वो 30 दिन के अंदर नहीं जा पाया और 30 दिन के बाद गया और उसके पास कुछ सफिशिएंट कॉज है, कुछ कारण है जिसकी वजह से वो नहीं जा पाया, तो भी ये मान लिया जाएगा, अपीलेट ऑफिसर मान लेंगे। ये था सेक्शन 11 जो कि अपील की बात करता है। अब सेक्शन 12 में आते हैं, ड्यूटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर की क्या ड्यूटीज़ है? सो कॉन्ट्रैक्टर विल फर्निश स्पेसिफाइड अथॉरिटी। अब इसमें एक नया क्लॉज है, स्पेसिफाइड अथॉरिटी। स्पेसिफाइड अथॉरिटी कौन है? तो स्पेसिफाइड अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाएगा जो कि स्पेशली ड्यूटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर को चेक करेंगे, और भी सेक्शन 16 में मैं आपको बताऊंगी। सो वो इन दोनों के लिए स्पेसिफाइड अथॉरिटी स्पेशली होते हैं। सो कॉन्ट्रैक्टर स्पेसिफाइड अथॉरिटी दोनों स्टेट यानी जिस स्टेट में काम हो रहा है और जिस स्टेट से वर्कर आए हैं, वो दोनों स्टेट के जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी होंगे, वहाँ पे वो अगर कोई भी चेंज होता है वर्कमैन का, या फिर वर्कमैन न्यू रिक्रूट होता है, कुछ भी हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी विद इन 50 डेज ऑफ रिक्रूटमेंट डेट। अगर कुछ चेंज होता है तो चेंज से भी 15 दिन के अंदर, अगर न्यू रिक्रूटमेंट होता है तो हर वर्कर का जो स्टेट है वहाँ पे बताना पड़ेगा, फर्निश्ड करना पड़ेगा स्पेसिफाइड अथॉरिटी को कि आपके यहाँ से वर्कमैन आए हैं, और कोई भी अगर चेंज हो, कुछ भी हो, कितना हम फीस दे रहे हैं, उसे सब कुछ बताना पड़ेगा 15 दिनों के अंदर में, बोथ ऑफ द स्टेट, दोनों स्टेट के जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी होंगे उन्हें। ये दोनों स्टेट कौन कौन से होंगे? जहाँ से वर्कमैन आए हैं और जहाँ पर काम हो रहा है। इशू पासबुक टू ईच ISMW विथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब कॉन्ट्रैक्टर का और एक काम है कि एक पासबुक देगा हर ISMW को, हर माइग्रेंट वर्कर को एक पासबुक देगा विथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और उसमें लैंग्वेज कौन सी होगी? तो लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी, और अगर इंग्लिश हिंदी वर्कमैन को नहीं समझ में आती है तो जो वर्कमैन के लिए कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें होगा। नेम एंड प्लेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट मतलब जिस जगह काम हो रहा है, फैक्ट्री का क्या नाम है, और जो काम है वो बताना पड़ेगा, प्लेस, नेम एंड प्लेस दोनों बताना पड़ेगा किस जगह पे है। फिर पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो कब तक काम करेगा या कितना दिन से कितना दिन तक के लिए उसका काम है। रेट, फिर किस रेट से उसे फीस मिल रहा है। मोड ऑफ पेमेंट, किस तरीके से उसे पेमेंट मिलेगा। रिटर्न फेयर, यानी जब वो वापस अपने स्टेट जाएगा तो उसका रिटर्न फेयर कितना दिया गया। डिडक्शन, अगर किसी वजह से कुछ पैसा काटा गया वो, ये सब कुछ पासबुक में अप टू डेट रहेगा। पासबुक ऑलवेज अप टू डेट। ये कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है कि पासबुक को हमेशा अप टू डेट रखना पड़ेगा, वरना कॉन्ट्रैक्टर को फाइन लगेगी। वर्कमैन सीज टू वर्क, अगर वर्कमैन सपोज काम करना छोड़ दिया, एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, तो इन्फॉर्म द स्टेट। तो ये कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है कि वो उसके स्टेट को बताएगा और अप टू डेट पासबुक भी देगा स्टेट को कि इसने काम छोड़ दिया, तो मैंने इसका जो भी पेमेंट था वो सब कुछ कंप्लीट किया है, मैंने रिटर्न फेयर भी दिया है। तो ये सब कुछ करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को, ये कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है। तो दोस्तों आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में और भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके ज़रूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, सो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो मैंने क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में ही पूछा था कि कितने वर्कर काम करेंगे तब ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ज़रूर आके पूछ सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए या और भी कई एक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो आए वो फटाफट आप तक पहुंच जाएं, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे MCQs आपको ला कर दूँगी और नए नए एक्ट भी आपके पास आते रहेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।